नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 2 था व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित कैसे होती है उससे संबंधित क्वेश्चन। तो उसमें हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 8 अर्थात चैप्टर 2 का क्वेश्चन 8 तक हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। क्या ये कथन सही है? ये गलत है। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ें खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही। तो बिल्कुल जो दूसरा कथन है वो सही दिया गया है। इसमें पूछा भी गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त कथनों में से केवल हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि होती है, 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, ना कि बंगाल के नवाब ने। अतः कथन जो प्रथम है वो गलत है और दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। उस समय तक कंपनी को भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ें नहीं थी। फिर देखिए, प्लासी की जंग के बाद, प्लासी का जंग कब हुआ? 1757, 1757। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अतः कथन दूसरा जो सही है। अब भारत से होने वाली आमदनी से ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। इन रेजिडेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन, ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देते थे। तो उपयुक्त अर्थात नीचे दिए गए कोटों का सही प्रयोग करना है, हमें सही उत्तर चुनना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन हो जाएगा सही? तो उपयुक्त में से आपका दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या। कंपनी द्वारा तैनात रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। अगला जैसे हो गया, अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे और बहुत जगह किया भी जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस व्यवस्था को अस्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। दूसरा कथन, इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च कंपनी को चुकाना पड़ता था। ये भी सही है। और तीसरा जो आपका कथन है, रियासतों द्वारा इस संधि की शर्त में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? तो उपयुक्त में से तीनों कथन सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही है। कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया में सहायक संधि का प्रयोग किया गया, जिसके तहत इसे स्वीकार करने वाली रियासतों अपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रख सकती थी। उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वे कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक ये रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए गवर्नर जनरल वेलेस्ली, जिसका टाइम पीरियड कब से कब रहा? 1798 से 1805 के समय, अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। इसी आधार पर इलाहाबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए।
क्वेश्चन नंबर 12, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मैसूर रियासत से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला कथन है, हैदर अली और टीपू के समय मालाबार तट पर होने वाली व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है, शेर मैसूर कहा जाता है, ये भी सही है। टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली। तो यह डचों की सहायता नहीं लिया था, ये फ्रांसीसियों का सहायता लिया था। इसका व्याख्या देखेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा केवल पहला और दूसरा सही है, सही कथन में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लेते हैं इसका व्याख्या। हैदर अली शासनकाल 1761 से लेकर 1782 और उसके पुत्र टीपू सुल्तान जिसका शासनकाल 1782 से 1799 के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, अतः कथन जो पहला है वो सही है। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोका तथा स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। टीपू को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता था तथा उसके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी, अतः कथन जो दूसरा है वो सही है। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था, जो कथन तीसरा है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें, अर्थात कौन सा कथन सही है। तो मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। तो मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुए। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। तीसरा, चौथे आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार वंश के हाथों में सौंप दिया गया। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका सही कथन? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या। उपर्युक्त सभी कथन सही है। मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चौथा और अंतिम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1799, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, अर्थात शहीद हो जाता है वो अपने मातृभूमि की रक्षा करने को लेकर। 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उसके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। चौथे अर्थात श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध में कंपनी को सफलता मिली और टीपू अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारा गया। इसके बाद मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मराठों का दिल्ली पर शासन का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूट गया। मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी अर्थात राजमंडल के सदस्य थे। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। और तीसरा जो कथन है, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिट्ठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। तो इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा सही है और जो तीसरा इसमें गलत है। देखते हैं तो पहला, दूसरा, चौथा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का जो मराठा का सपना था वो चूर चूर हो गया, अतः पहला कथन सही है।
युद्ध के बाद मराठा क्षेत्रों को कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा अर्थात सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे अर्थात एक राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। अतः कथन जो दूसरा वो सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया, इसलिए का जो कथन तीसरा वो गलत है। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ था, दूसरा आंग्ल मराठा, यहाँ पे दूसरा दिया गया है, जबकि क्या था ये प्रथम आंग्ल मराठा, हम लोग देख ली था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था सालबाई की संधि 1782 में, वहाँ पे दूसरा था। जबकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ और जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया, इसलिए कथन जो तीसरा वो गलत है। और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803-5 के परिणाम स्वरूप 1803 में देवगांव की संधि हुई तथा उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। 1817 से 1819 के तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया और इसी में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है बीच में 1818 में भीमा कोरेगांव का युद्ध, जो इसी युद्ध के बाद से ही पूरा मराठा साम्राज्य का नींव ही उखड़ जाती है। कहाँ थे हम लोग, हाँ, पूरी तरह कुचल दिया गया तथा पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अतः कथन जो 4 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कथन और कारण दिया गया है। कथन है, कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। कारण, कंपनी को भय था कि रूस उत्तर पश्चिमी हिस्से से भारत को अपने प्रभाव में ला सकता है। तो कथन और कारण दोनों सही, इसका सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है कारण, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसका व्याख्या देखेंगे। कंपनी को भय था कि कहीं रूस के प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में ना ले। इसी डर के चलते अंग्रेज उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया और 1843 में सिंध भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब से अंग्रेजों की 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है की मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। बिल्कुल सही है। और इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया नहीं। जो आपका दूसरा कथन वो गलत दिया गया है, सिर्फ पहला सही, केवल फर्स्ट सही है। देखते हैं इसका व्याख्या। ब्रिटिश काल में अधिग्रहण की आखिरी कड़ी जो बड़ी लहर थी वो 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। डलहौजी ने नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया और इस नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाती थी, यानी वह कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। अतः कथन जो पहला है वो सही है। और इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले सतारा 1848 का विलय हुआ था अंग्रेज के कब्जे में। इसके बाद संबलपुर 1850 में, वर्तमान छत्तीसगढ़ का उदयपुर 1852 में, झांसी और नागपुर का विलय हुआ। अतः जो दूसरा कथन है वो गलत है। और 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया तथा तर्क दिया कि अवध की जनता को
नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए कंपनी, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर है। क्वेश्चन नंबर 17, गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग के काल में प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग के काल में जो प्रशासनिक सुधार हुए उससे संबंधित कथन दिया गया है। तो पहला कथन है, वैरन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। दूसरा कथन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ कोलकाता में अपीलीय अदालत अर्थात सदर निजामत अदालत की स्थापना की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही? तो उपर्युक्त कथनों में से दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वैरन हेस्टिंग के समय 3 प्रेसिडेंसियों प्रशासनिक इकाई अर्थात प्रेसिडेंसियल जो थे उसे प्रशासनिक इकाइयाँ कौन कौन थी? बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था और गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई व्यवस्था के तहत उसने प्रत्येक जिले में 2 अदालतों, एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना की। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। तो दीवानी अदालतों के मुखिया जो होते थे हेड, वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जबकि फौजदारी अदालतों अभी भी काजी किसको? एक न्यायाधीश हुआ करता था, और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापना की गई थी। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अंग्रेज गवर्नरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अंग्रेज गवर्नरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला कथन है, रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोप की सफाई देनी पड़ी। दूसरा कथन, वैरन हेस्टिंग जब इंग्लैंड लौटा तो उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला, तो उस पर इम्पीचमेंट का भी मुकदमा चला। और तीसरा, भारत में लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके हमें बताना कि ये तीनों कथन सही है या गलत है। तो आपका इसका जो हो जाएगा तीनों कथन वो सही दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने पर वह 1767 में भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी संपत्ति कितना बढ़ गया? देखिए 4,01,002 पाउंड के बराबर थी। अतः 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी और उसे इस मामले से बरी तो करार दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। वैरन हेस्टिंग के वापस लौटने पर एडमंड बर्ग ने, नाम याद रखिएगा, वैरन हेस्टिंग के वापस लौटने पर एडमंड कहाँ वापस? वहाँ ब्रिटेन जाने पर एडमंड बर्ग ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चला पाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कि 7 साल तक चला। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ये लास्ट होगा क्वेश्चन इस चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन कित्तूर अर्थात वर्तमान कर्नाटक में से अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? तो रानी चेन्नम्मा और रानी रायन्ना, चेन्नम्मा और रायन्ना।
तो इसका हो जाएगा पहला और दूसरा अर्थात सी हो जाएगा। रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया, जिस कारण 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक करीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उसने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उसे भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। तो हमारा जो चैप्टर था चैप्टर 2 वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन, चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलान। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।